अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना ने आने वाले माली साल के हवाले से कुछ बड़े अहम ऐलानात किए हैं। उन्होंने बताया कि मुआशी तरक्की हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है। जो टैक्स वसूलियां थी हुकूमत की, उसमें शानदार इजाफा हुआ है। विफाकी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। तमाम पेंशनर्स के लिए भी 10% का इजाफा किया गया है। जो कम से कम उजरत है, यह बड़ा अहम मामला है, 20,000 रुपए माहाना कर दिया गया है, जबकि तरक्की का जो हदफ है वो 4.8% रखा गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। अमीरों को कहा जाएगा तो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। हुकूमत ने तस्लीम किया कि महंगाई की वजह से गरीब आवाम की जिंदगी मुतासर हुई है, लेकिन इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया क्योंकि मरदमशुमारी और डेमो जैसे बड़े मंसूबों के लिए इसके अलावा रकम मुख्तस की गई है। तरक्याती बजट 603 अरब से बढ़ाकर 900 अरब रुपए जो है वो कर दिया गया है। एक अहम मामला हुकूमत को जो है वो नए टैक्सेस ना लगाने, बिजली की कीमत में इजाफा ना करने और पेट्रोलियम लेवी ना बढ़ाने के हवाले से IMF को भी कायल करना होगा, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। क्या हुकूमत ऐसा कर सकेगी और क्या कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ये एक अहम मामला है। लेकिन इस बजट इजलास में अपोजिशन एहतजाज करती रही। ऐवान में आज भी खासा हंगामा हुआ और ये माहौल कोई नया नहीं। हुकूमत ने जो आदाद शुमार पेश किए उनकी बुनियाद पर हुकूमत का दावा है कि ये शानदार बजट है, लेकिन क्या जो अपोजिशन ने एहतजाज किया उसका जवाब है। गुज़िश्ता रोज भी ऐवान में कुछ ऐसी सूरत हाल थी। हुकूमत ने कहा कि हुकूमत ने जो बिल पास किए वो रिकॉर्ड कानून साजी थी। 21 बिल मंजूर किए गए। इस दौरान 4 मरतबा अपोजिशन की तरफ से कुरम की निशानदेही की गई, नारेबाजी होती रही, स्पीकर के डाइस का घेराव हुआ, जबकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई। अपोजिशन ने इन तमाम बिल्स की मुखालफत की, लेकिन वो मुनकसिम नजर आई और इस कानून साजी को रोकने के हवाले से कोई मुश्तरका हिकमत अमली नहीं थी। अब इस बजट को भी हुकूमत ने मंजूर करवाना है। PDM ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को यह टास्क दे, जबकि बिलावल ने आज एक मरतबा फिर कहा कि वो अपने MNA शहबाज शरीफ के हवाले करते हैं कि वो बजट का रास्ता रोके। हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है, इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करना है। और जैसे मैंने आप सबके सामने वादा किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली के जो वोट है इस बजट के खिलाफ जो वोट है, हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली दे रहे हैं कि इस्तेमाल करे और इस हुकूमत के खिलाफ। क्या अपोजिशन हुकूमती बजट का रास्ता रोक सकेगी? एक और अहम बात हुई कि हुकूमत के रास्ते की एक बड़ी मुश्किल हल होगी। FIA ने आज जहांगीर तरीन के खिलाफ जो इंक्वायरी है, जो केस है, उस हवाले से अदालत को बताया कि अभी इस मरहले उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं और FIA ऐसा करने का इरादा नहीं रखती।
और उसके बाद ये भी खबर आई कि जहांगीर तरीन ग्रुप इस बजट की अब मुखालफत नहीं करेगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा देता हूँ। वजीर ममलिकत जनाब फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से सेनेटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी वक्त। और नफीसा शाह साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रही है। नफीसा शाह साहबा आपका बहुत शुक्रिया। मैं नफीसा शाह साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेता हूं। जो आज एहतजाज हुआ, हमने देखा कि बजट तकरीर अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन अपोजिशन ने जो है वो अपना एहतजाज शुरू कर दिया था। क्या वजह है कि आज वजीर खजाना को जो है वो तकरीर के दौरान इस तरह से अपोजिशन जो है वो एहतजाज करती रही? देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि कल का जो इजलास था उसका ये स्पिल ओवर था, और कल का जो इजलास है वो हमारे लिए बहैसियत कौमी असम्बली के मेंबर इसकी जितनी मजम्मत की जाए और इसके ऊपर जितनी तशवीश और रंज का इजहार किया जाए वो कम है। और मैं इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही। ये मेरा 12वां साल है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कानून साजी के तरीक़ेकार, रूल्स की इस तरीके से धज्जियां बिखेर दी हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन कानून आए हाउस में अंदर वो कमिटीज में ना जाए, वो रूल सस्पेंड हो, वो उधर का उधर पास हो जाए। ये सारी ये मजाक है, ये ढोंग है, ये बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड है अवाम के साथ। 20 कवानीन एक दिन में, 80 ऑर्डर्स ऑफ द डे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और वो 1 घंटे के अंदर कोई बहस नहीं। मेरे अपना डिसेंट नोट था 2 कवानीन के ऊपर, और प्रोसीजर ये होता है कि डिसेंट नोट पर आप हर चीज जो है वो डिटेल में, असेंबली जो है उसमें 3 रीडिंग्स होती हैं बिल की, आपने 1 रीडिंग भी नहीं कराई। और ये क्या है इन कवानीन में? और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सबसे बड़ा कॉन्टेस्टेड इस मुल्क में अगर कोई कॉन्टेस्टेड इशू है जिसके ऊपर गुज़िश्ता एटलीस्ट 7 साल की सियासत इसी पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चल रही है। इस वक्त पीडीएम भी बनी इस इशू पर, और इन्होंने साहब ने, मौसूफ ने धरने भी दिए इसी इशू पर। और उन कवानीन को आप बुलडोज कर दें, आप मौका ही ना दें कि ऑपोजिशन उसके ऊपर बहस करे, आप मौका ही ना दें कि वो अमेंडमेंट्स डालें, तो ये हद पार कर गई है। अब आइए बजट। तो आज आप कह रही हैं जो आज हुआ जरूर है, वो उसकी एक बड़ी वजह, जो कल जो माहौल था वो उसकी एक बड़ी वजह है। मेरे ख्याल से एक कंटिन्यूटी है। और जहां तक बजट की बात है, अभी हम देखेंगे कि बजट में है क्या डिटेल्स, लेकिन बज़ाहिर ये जो कह रहे हैं शानदार है, शानदार जरूर है, लेकिन शानदार लफाजी है। और अब आप देखें कि ये चौथे साल में, 4th ईयर, विच मीन्स 6, 7, 8 महीने के बाद हर कोई इलेक्शन मोड में होगा। आप इस वक्त वजीर खजाना, जो चौथे या तीसरे 5वें वजीर खजाना है, वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये देंगे, हम ये आएंगे, हम ये जाएंगे। दिस इज हिज लैंग्वेज। व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर द लास्ट 3 years? और इस वक्त इतने अननोन्स हैं, जिस किस्म की आपने स्पेंडिंग, जो जस्ट 2 points, जिस किस्म की आपने स्पेंडिंग दिखाई हैं कि आप फार्मर्स के लिए भी सब्ज बाग, आप इंडस्ट्री के लिए भी सब्ज बाग, शागिर्दों के लिए भी सब्ज बाग, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि आप तो टैक्स फ्री आपने तो सारे टैक्सेस आप विड्रॉ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग विद होल्डिंग टैक्सेस। एंड फाइनल पॉइंट इज कि IMF, अगर आप IMF के प्रोग्राम में आज तक हैं तो आपकी महंगाई के तूफान आएंगे, विच मीन्स कि आप जो कह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसे जाएगी, तो ग्रोथ नहीं आएगी अगर आप स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में, वही आपकी महंगाई होगी, ये तो आपकी डॉलर की किल्लत होगी, वही आप मनी को चेज करेंगे। अब इन्होंने क्या करना है, क्योंकि ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि कल जो शौकत तरीन साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि IMF को कह दिया कि ना तो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, ना वो 150 बिलियन के जो नए टैक्सेस की बात हो रही थी वो लगेंगे। फारूक हबीब साहब, वैसे मैं वो जो माहौल रहा उस पर बाद में आता हूँ, बट वेरी ब्रीफली ये IMF कैबिनेट में आज को बात हुई है इस हवाले से इजलास में कि IMF के प्रोग्राम का जो है वो क्या करना है? देखें, आई थिंक हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है IMF के प्रोग्राम के दौरान। आप ये देखें कि कोविड का हमें सामना करना पड़ा,
कोविड में जहां भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम होकर -0.77% के ऊपर आ गई। अच्छा। बरतानिया की जो है वो 9.7% के ऊपर जो है वो माइनस में कम हुई। अच्छा। उस दौरान आप ये देखें कि हमने ना सिर्फ 4% जीडीपी ग्रोथ पोस्ट की, उसके अलावा जो हमने रेवेन्यू टारगेट मेन सवाल ये है कि क्या रेवेन्यू टारगेट से कायल कर लेंगे कि आपने पेट्रोलियम लेवी जो है कैसे वो कायल उसमें इजाफा करेंगे? नहीं करना, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करना और नए टैक्स नहीं लगाने, ये तीन चीजें। सुन लेना कैसे कायल करेंगे। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो पहले आप ये देखते हैं कि आपने इकोनॉमी में टर्न अराउंड किया, करके दिखाया। अच्छा। हमने महासिल भी, और जो आईएमएफ का ही रिवाइज टारगेट है, ये जो हमारा 4650 अरब का है, वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। अच्छा। और मैं आज आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 30 जून को जब ये क्लोज होगा मुझसे ज्यादा पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और जो बुनियादी तरसीलात ज़र आप देखें, हमने एक्सपोर्ट्स में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, हर सेक्टर में हमने ग्रोथ दिखाई है। ठीक है। अब हम उनको एंगेज किया हुआ है हमने पॉजिटिवली। हम नहीं लगा सकते बराह रास्त जो है वो 150 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, सैलरी क्लास के ऊपर। सवाल ये है कि अगर आईएमएफ नहीं कायल होता तो फिर आपका मिनी बजट आएगा, अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम में रहना चाहते हैं। देखें, पहले हमारे ऊपर तनकीद ये होती है जी कि आप ये आईएमएफ का बजट है, ये आईएमएफ की कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब जब हुकूमत जो है उनके साथ अपनी पोजीशन उनको बयान कर रही है और बता रही है कि हुकूमत ने ऑल्टरनेट वे में इकोनॉमी को राइट ट्रैक के ऊपर ले आए, तो अब हम उन्हें टेबल के ऊपर कायल करेंगे। ये आईएमएफ वाला जवाब बहुत है, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस चीज को जो है वो अब एप्रिशिएट करना चाहिए। और अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि अच्छा बजट लग रहा है, लेकिन बजट तकरीर की हद तक लग रहा है, लेकिन हम तो अमल दरामद करके दिखाएंगे। बजट वाली चीजें बजट वाली चीजें राइटली एड्रेस किए गए, आगे उस पर प्रोग्राम बात करेंगे। हमारा वनरेबल तबका है, चाहे वो हमारी ज़राअत है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारा जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वो सर मैं पूरी सुनूंगा, मगर ये माहौल वाली बात पे वो कह रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ ये कल का तसलसल था, और कल हुकूमत को क्या जरूरत पेश आई ये सब कुछ करने की कि अपोजिशन के साथ 4 दफा कोरम पॉइंट आउट हो रहा है, अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ रही है, 20 बिल जो है वो मंजूर हो गए। ये क्यों जरूरत पेश आई? बड़ी इंपॉर्टेंट उसके अंदर थी। देखें, ये बात ये है कि ये आज नहीं है। आप पिछला बजट उठा के देखें, क्या पिछले बजट में उन्होंने शोर शराबा नहीं किया? उस वक्त भी कोई ना कोई जवाब होगा। जब वजीर आजम इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो पहली तकरीर में तो इनका ना किसी ने बुलडोज किया था, कोई एजेंडा कुछ नहीं हुआ था, उस दिन भी इन्होंने तकरीर नहीं करने दी थी। तो ये जो है वो हस्बे आदत अपोजिशन का ये एक रवैया है कि ये बजट चीजों को नॉर्मली सुनने। क्या मुझे ये बताएं, जो सारी बजट स्पीच के दौरान जितने पार्लियामेंटेरियंस वहां पर थे वो तो शोर मचा रहे थे, ना किसी ने बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना किसी ने बजट की तकरीर सुनी। अब वो इसके ऊपर बहस क्या करेंगे, इसके ऊपर डिबेट क्या करेंगे? इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सीख करते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई पॉजिटिव रहनुमाई आएगी, कोई पॉजिटिव इनपुट आएगी, इनकी जो चीजें शामिल करने वाली होंगी उसको हम शामिल करेंगे। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट दिन के ऊपर जो है इन्होंने अपनी अना को सामने रखा और उसको जो है वो बहाना बना रहे हैं कल की कानून साजी के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई डिफरेंट कोई जान है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक साहब, सर ये जो पार्लियामान के अंदर है, बजट पे जरा बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो एहतजाज है, खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसे ही एहतजाज करती रही है, क्या ये रवायत बन चुकी है कि अब ये इजलास और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसी तरह से होंगी और एहतजाज भी जो है वो इसी तरह से होगा? देखिए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप किस तरफ से शुरू करना चाहेंगे? आप सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब से शुरू कर लें, आप हमारे जो इलेक्शंस के अंदर कैमरे पकड़े गए थे उससे शुरू कर लें, आप ऑर्डिनेंसेस जिस तरीक़ाकार से पास किए जाते हैं उससे शुरू कर लें। बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब आप पार्लियामान को अपने रास्ते की रुकावट समझें, अगर हुकूमत पार्लियामान को अपने रास्ते की रुकावट समझे और हर तरीक़ाकार से बुलडोज करने की कोशिश करे, तो फिर पार्लियामान के पास वाहिद रास्ता सिर्फ एहतजाज और शोर का रह जाता है। 20 या 25 या 30 बिल एक दिन में पास करवाना, बगैर कमेटी में भेजे, मुझे बताएं उसके जवाब के अंदर पार्लियामान क्या करे? यानी एक कानून बना हुआ है आपका,
और वो ये रूल है कि जब कोई बिल आता है या ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल में पेश किया जाता है तो वो कमेटीज में जाता है। कमेटीज में हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, वहाँ बैठकर गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पे इनपुट्स लेते हैं, फिर एक रिवाइज्ड बिल जो है वो आता है सामने पार्लियामान में वोट होने के लिए। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट इन चीज़ों को ओवर रूल कर दे और कमेटी में भेजे नहीं और वहीं पे खड़े खड़े बोले कि फटाफट वोट करो, फटाफट वोट करो, यानी यहाँ तक हुआ कि हमारे सेनेट में 2 मरतबा ऐसा हुआ। एक दफा वफाकी वजीर जो थे हमारे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, और दूसरी तरफ बाबर अवान साहब, और दूसरी तरफ शिबली फराज साहब, नहीं सॉरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मोहम्मद साहब, माफी चाहता हूँ मैं। इन दोनों ने हमें कहा कि मुल्की मुफाद ये है, मुल्की मुफाद का तकाजा है, मुल्की सलामती का तकाजा है कि आप ये बिल बगैर पढ़े मंजूर करें और अब भी करें। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहाँ पे पार्लियामान के लोगों को ये कहा जा रहा हो कि आप बगैर पढ़े बिल्स को पास करें। और ये तो डॉक्यूमेंट आपने खुलवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट का जो कल हाउस में भी आर्गुमेंट दिया गया कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, इसके बाद फिर बजट सेशन शुरू हो जाना है, तो फिर ये सारे जो है वो डिले हो जाएगी और इस वजह से जो है वो हम जल्दी के अंदर है। सो डू यू बाय दिस आर्गुमेंट? आपको लगता है कि इस बात में वजह हो सकता है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप ये मानते हैं कि मैं कहूँ कि जल्दी, ये बात तो इन्होंने वही की ना कि मुल्की मुफाद इसमें है कि ये बिल आप बगैर पढ़े, बगैर इसके अंदर पार्टिसिपेट किए, बगैर कमेटियों में डिस्कस किए, बगैर ये देखे कि इसके क्या मुज़िर असरात हमारे सामने आएंगे, उसको पास कर दें। आपने भी तरीके से यही कहा है ना अभी कि उन्होंने कहा जी मुल्की मुफाद में है ये, इसके बाद बजट आ जाना, जल्दी से 20 पास कर दें। यानी हर दफा हमारे यहाँ इलेक्शन रिग होते हैं, किसको नहीं पता। पहले बैलेट बॉक्स के डब्बे भरे जाते थे, फिर उसके बाद वो आरटीएस बैठना शुरू हो गया, फिर उसके बाद फॉग आ गई। अब ये अगली जनरेशन में इलेक्शन चोरी करने का तरीका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं। पूरी दुनिया के अंदर 15 ममालिक भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, 15 ममालिक भी नहीं है। तो आपने सवाल ये पूछना है कि क्यों 15 ममालिक नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे बेहतर है। और बरतानिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म की, फ्रांस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म की, जर्मनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म की, आयरलैंड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म की। और मैं आपको एक पूरी गर्दान सुना सकता हूँ। सवाल ये है कि उनमें बाकायदा जो एक चीज रजिस्टर की गई वो ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए मिस काउंटिंग हो सकती है। अब ये सारी बातें कमेटी में डिस्कस हुई थी ताकि कोई ऐसा तरीका कार सामने आता है जिसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है तो ये तमाम चीजें जो बरतानिया और आयरलैंड और फिनलैंड, ये तमाम ममालिक नहीं कर सके जिन मसाइल का हल, हम किसी तरीके से अच्छे तरीके से उनका हल करें। मगर जब आप आके बोले कि हला ला 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 ला, बस अभी वोट वोट वोट, कबूल कबूल कबूल, चलो जी चलो जी, ये क्या बात है? ये कौन सी पार्लियामान है? अब आप बताइए कि इस तरह की पार्लियामान में जहां ना कोरम का लिहाज हो, ना कमेटी का लिहाज हो। जी सर, क्या जल्दी क्या है फरूख हबीब साहब? ये पार्लियामान में तो इस पे ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें कुलभूषण वाला, इंतखाबात वाला, ओवरसीज की वोटिंग वाला। देखें बात ये है, डिबेट करें। देखें बात ये है, डिबेट करें तो सही। ये तो कहते हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन देखने से पहले ही इन्होंने कहा कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने जो ओवरसीज वोटिंग के राइट देने के लिए जो ऑर्डिनेंस आया था, उस ऑर्डिनेंस को भी जाके इन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट दें। अच्छा। फिर ये जो कल इलेक्शन अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, ये इनकी इतला के लिए अर्ज है कि ये 16 अक्टूबर 2020 को कौमी असम्बली में ले हुआ। उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर चला गया। वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ नेपरा वाला जो मामला था, वो शादी मरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये तो अभी कमेटी के अंदर जो है वो हमारे आए नहीं थे, तो वहां पर बहस नहीं हो सकी और वो कल टेबल हो गया। इसके वहां पर जो है वो इजलास भी हुए, जब आउटराइटली इनके लीडरान के बयानात आ रहे। हमने नेशनल असम्बली की सीनियर्स की कमेटी बनाई फखर इमाम साहब की सरबराही में, जो इनके साथ बात करे। इन्होंने आउटराइटली उसको मुस्तरद कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया।
अब बैठ के जो है वो आंसू बहा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर आप हमें कहेंगे अच्छा अब इनकी बदनीयती है, अब तो इंतखाबात में 3 महीने रह गए, हमने डिले इतना कर दिया है, लेट इतना कर दिया। जब हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, एज ए मुल्क, एज ए पार्लियामेंट 2 ऑप्शन है, या तो बिल जल्दी जल्दी पास कर लें, सुन लें, या नहीं ये जल्दी में नहीं हुआ सर, सुन लें, नहीं ये जल्दी बात ही ना हो सर, ये जल्दी में नहीं हुआ। इस पे प्रॉपर जो है वो हमने डिबेट की, इनके साथ बात करने की कोशिश की। जब ये नहीं आएंगे तो फिर हमने तो लेजिस्लेशन करनी है ना। एक तरफ ये कहते हैं कानून साजी नहीं होती, दूसरी तरफ कानून साजी हो तो उसके ऊपर रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो ये खुला तजाद है। नफीसा शाह साहबा, इस तजाद पे जरा आप बात कीजिएगा, मगर एक छोटी ब्रेक ले, उसके बाद वापस आ रहा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नफीसा शाह साहबा, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, फरूख हबीब साहब का आर्गूमेंट ये है कि आप जो अपोजिशन है वो कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ रही, अगर वो ये ना करें तो फिर क्या करें? देखिए, मुझे अगेन मुझे हैरत है कि खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट की आपके आगे बेतौकीरी हो रही है। हम ये नहीं, आप जो ट्रेजरी बेंचेस अपना कोई भी कानून लेके आते हैं वो उनका प्रोरोगेटिव है, वो ले आए, लेकिन ये ऑपोजिशन बेंचेस का भी प्रोरोगेटिव है कि अगर वो अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं तो वो अमेंडमेंट्स ले आए। इनको किस बात का खौफ है, डर है कि वो एक बिल जो है, मतलब इन्होंने तो पार्लियामेंट को एक जुआ बाजार बिलों का बना दिया है ना, कि कुछ पता नहीं है कौन सा बिल इधर से आ रहा है, उधर से पास हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर। एक पूरा सिस्टम है, एक कानून है जिसके तहत एक बिल की, जैसे मैंने कहा, 3 रीडिंग्स होती हैं, कि कोई भी इस वक्त इन्होंने पहले 3 साल तो उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की, और ऐसी ऑर्डिनेंसेस ये लेके आए हैं, यकीन करें ये तारीख में एक डार्क चैप्टर होगा पार्लियामेंट का, जिसमें सदारती महल, साजिशी महल बन गया है। ऑर्डिनेंसेस ओवरनाइट आ रहे हैं, क्यों? किसी का आपको टेन्योर कम करना है, किसी को एक्सटेंशन देनी है, किसी को नौकरी से निकालना है, ये आपकी ऑर्डिनेंसेस हैं। ये अर्जेंसी है कि आपको उसकी किसी की शक्ल नहीं पसंद, प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी को निकालना है, किसी को क्या करना है, उसके ऊपर आप ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं। तो अब 3 साल उन्होंने कानून साजी नहीं की, ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाया और पार्लियामेंट में के ऊपर ताला था, और इस वक्त उन्होंने एक जुमा बाजार लगाया बिलों का। ओके, हमें मुझे पता भी नहीं है कौन से, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो बिल्स पास हुए हैं, जिनका मुझे पता है, वो ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं जिनमें हम इम्प्रूव कर सकते थे, कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और उनका ऐसा हशर होगा जो सेनेट में इन्होंने एक अगेन एक बैकडोर चैनल से जैसे ऑर्डिनेंस लेके आए, जो सेनेट के इलेक्शंस की तरामीम थी, उसका क्या हुआ? इन बिल्स का भी यही होगा, दे गो इनटू द डस्टबिन, जिस तरीके से ये बिल्स लेके आए हैं। अच्छा, नहीं देखिए, अब जो पीपल्स पार्टी है उसका तो, एक तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में अपना मौकफ अपनाया कि हमने इस्तीफे नहीं देने, उसके बाद अब जाहिर बात है आपका जो किरदार है वो अब पार्लियामान के अंदर ही रह जाता है। तो पार्लियामान के अंदर फिर क्या ये एहतजाज ही होगा, या कोई मीनिंगफुल लेजिस्लेशन, कोई वर्किंग रिलेशनशिप भी आप समझते हैं कि अब इससे अगला कदम जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप भी जो है वो बन सकती है कोई हुकूमत से? देखिए, कोई स्पेस तो दे। हम लोग कमिटीज में बैठे हुए होते हैं, हमें बिल पढ़ने नहीं देते, नहीं बस ये पास 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 पास। क्या ये पास पास है? मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सर्व किया एज नाज़िम, मुझे पता है यूनियन काउंसिल में कैसे पॉलिसीज बनती हैं। इवन इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस किस्म की मच्छी मार्केट नहीं लगती जो उन्होंने जुमा बाजार इधर लगाए। ये पार्लियामेंट नहीं है जो उन्होंने पार्लियामेंट की, आई डोंट वांट टू यूज अनपार्लियामेंट्री वर्ड, लेकिन जो उन्होंने पार्लियामेंट को ह्यूमिलिएट किया है उसका मिसाल नहीं बनता। और ये कोई भी इसमें जो लॉज है वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत अफसोसनाक है। ये कोई, एज आई सेड अगेन, ये बहुत एक सीरियस इशू है, और मैं पाकिस्तान आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को अपील करूंगी कि ये देखें ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट में अंदर, और इस किस्म के जो ये जंगजू लोग, मैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये जंगजू हैं, you agree with this? ये कंटेनर की सोच है। दे वांट टू वेज अ वॉर इनसाइड द पार्लियामेंट, दे वांट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे वांट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पार्लियामेंटेरियंस। ये कोई तरीका है? हम आपको मना तो नहीं कर रहे। इनका जो एंटी रेप लॉ है, हमने कहा इनका जो एंटी रेप लॉ है,
एक इनका जो एंटी रेप लॉ है, हमने कहा ये इसमें अच्छा लॉ हो सकता है, इसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन हमारी बात सुने, इसमें तरामीम लेके आए। एक मिनट जरा दीजिएगा नफीसा शाह साहबा, मैं जरा ये क्योंकि देखें हुकूमत, मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक साहब एक मिनट दीजिएगा, बट फारूक हबीब साहब आप तो कहते थे इनसे कि यार छोड़ें बाहर की सियासत, छोड़ें जलसों की सियासत, छोड़ें इस्तीफों की सियासत, पार्लियामान में आकर किरदार अदा करें। वो कहते हैं वो पार्लियामान में आना चाहते हैं। बात ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं ये भी लीगली एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट का एक पार्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये उनमें जाने को तैयार नहीं, उनका बाइकआउट करने को तैयार नहीं। आप बिलावल की आउटराइट स्टेटमेंट्स तो निकालें, आप शहबाज शरीफ की हालिया दिनों की स्टेटमेंट्स निकालें कि उन्होंने कहा जी कि हम इसको मानते ही नहीं हैं, हम ईवीएम मशीनों के ऊपर बात करने को ही तैयार नहीं है। जब आप आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हो और जब गवर्नमेंट जो है वो आपको इंक्लूड करने के लिए, डिबेट करने के लिए आपको इतना जो है वो मैसेजेस दिए, राब्ते किए, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जो है वो अब मिनटों तरलों पे या पाँव पकड़ लें, ये तो नहीं हो सकता। मसला ये है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म इतनी अहम है, इतने ये कंसर्न हैं, तो ये उसके ऊपर आते 9 माह स्पेस का इशू नहीं है। अक्टूबर से बिल पड़ा हुआ है, जून में आके ये पास हो रहा है, 8 से 9 माह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पड़ा रहा, स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा रहा, उसके अंदर इन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, क्या रोल प्ले किया। 49 अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की थी उसका हमने इनके साथ ड्राफ्ट शेयर किया, सब कुछ किया, लेकिन ये एक दिन भी इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। आज जो ये मौका इख्तियार कर रहे हैं, जो इनका कंडक्ट रहा है ईवीएम के ऊपर इलेक्शन अमेंडमेंट्स के हवाले से, उससे टोटली मुख्तलिफ है, टोटली मुख्तलिफ। हमने इनको दावत दी कि आप आए, ईवीएम मशीन देखें, पार्लियामेंट के अंदर हमने जो है वो उसका डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपके इल्म में है, बाबर अमान साहब, फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया, उसके बावजूद जो है वो हिस्सा नहीं बने। एक मिनट, तो ईवीएम 20 मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई राइट देना बुरा है? जिनके रेमिटेंसेज आते हैं 11 माह में उन्होंने आपको $27 बिलियन कमेटियों में नहीं आते, उनको वोटिंग राइट कमेटियों में कंट्रीब्यूट नहीं करते। डॉक्टर साहब अब ये तो आपकी पार्टी भी फैसला कर चुकी है कि अब इस्तीफे तो नहीं देने, तो ये फिर आए, फिर पार्लियामान में कंट्रीब्यूट करें, कमेटियों में, लेजिस्लेशन में, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बने हुकूमत के साथ, तो मामलात आगे चले लेजिस्लेशन के ऊपर। मैंने आपको जो 2 स्टेटमेंट्स बताई हैं, ये तो जब पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो टेलीविजन पे आ रही होती हैं, तो ये क्लिप्स तो आप निकाल सकते हैं, बाबर अवान साहब का भी और अली मोहम्मद साहब का भी, जिसमें वो कह रहे हैं मुल्की सलामती का तकाजा ये है कि आप बगैर पढ़े इस बिल को अभी वोट करें, बगैर पढ़े, यानी जब वोट हो रहा है तो उसको कॉपीज ले हो रही। आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जहां पे बिल्स पास हों बगैर पढ़े, बताइए मुझे। पार्लियामान की आपको जरूरत क्या है? मैं तो आपको सीधी सीधी लगी बदी वो बात कर रहा हूं जो आप क्लिप्स चला सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो सारी बातें हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, हम क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? मैंने भी आपको बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर मासवा एस्टोनिया के, जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 2.2 या 2.6 मिलियन है, मैं भूलता हूँ, मगर 2.5 मिलियन की पॉपुलेशन है। एस्टोनिया एक ऐसा मुल्क है जिसके कुल मिला के जो वोटर्स होंगे वो 4-5 लाख होंगे, अगर 25 लाख की आबादी है 6 लाख होंगे। स्वाय एस्टोनिया के कोई मुल्क ऐसा बताएं जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। 15 ममालिक हैं जहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर वोट चोरी करने का, इलेक्शन चोरी कर, मेरी बात सुने भाई, इलेक्शन चोरी करने का तरीकाकार नहीं तय हुआ? बताइए मुझे। पाकिस्तान के अंदर क्या पहले बैठा नहीं है हमारा वो जो था RTS और पता नहीं फिर उसका एक बैकअप और वो फुल प्रूफ तरीकाकार? पाकिस्तान में ये हकीकत है कि इलेक्शन चोरी होते हैं, और मैं आपको आज बरमला कह रहा हूँ कि अगला इलेक्शन चोरी फिर उसका अल्टरनेटिव ये है कि हुकूमत ऐसी चीजें जो रिगिंग के ऊपर मबनी हो उनको सामने ना लाए। कानून साजी का मतलब चोरी नहीं होता, चोरी के बिल सामने लाना कानून साजी नहीं होता। जब आप बिल लेकर आए, चाहे कमेटीज उसको ऊपर 1 महीना सोचें या 6 महीने सोचें, ये पार्लिमानी प्रोसीजर्स इसीलिए बनाए गए हैं। आप ये बोलें कि मेरी मर्जी से क्योंकि अभी तक नहीं हुआ तो मैं उस फ्लोर के ऊपर वोट ले लेता हूँ। और एक आपने जिक्र बड़ा अहम किया, देखिए हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे पार्लियामान के ऊपर हैं किसी ना किसी फोरम के, इनको बोले जरा हमें बताएं ना ये कुलभूषण का बिल क्या लेकर आए हैं, जरा हमें भी पता चले कि ये तो कश्मीर को पता करने घर से चले थे, ये कुलभूषण वाला क्या बिल है भाई?
ये जो कल आपने बगैर डिबेट के पास करवाया है, जिस आपने वो एकदम हला ला ला करके आपने कहा पास हो गया, ये क्या है, जरा आवाम को बताएं जरा। शुक्र है गुलबशन का नाम तो आया इनकी जुबान। चले ये ब्रेक के बाद फरूख हबीब साहब से मैं जवाब लेता हूँ। होंठों पे उनके नाम आए तो सही, चाहे बरसरे इल्जाम ही आए, चले कुलभूषण का नाम तो आया ना। ब्रेक के बाद फरूख हबीब साहब से पूछता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मुसद्दिक साहब फरूख हबीब साहब से जो है वो सवाल पूछा कुलभूषण वाले बिल के हवाले से, वो इन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा फरूख भाई मेरा अपना सवाल है, देखें टैक्सेस नहीं लगा रहे, बिजली की कीमत आपने कह दिया कि हमने बता दिया IMF को, अब मुझे उम्मीद है कि कोई मिनी बजट जो है वो नहीं आएगा, जो ये बजट है ये यही रहेगा। सर जरा क्विकली आप पहले कुलभूषण को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। देखिए मसला ये है कि शुक्र है कि इनको कुलभूषण का नाम बार बार इनकी जुबान पे आना पड़ गया, लेकिन जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो DGI SPR को परवेज रशीद को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज रशीद साहब एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। अच्छा। दूसरा मसला ये है कि अब जो ये बात कर रहे हैं कि NRO दे दिया, ये बेसिकली जो है वो भारत की ज़ुबान है। मसला क्या है? मसला ये है कि जब 2017 में आलमी अदालत के अंदर केस गया तो PMLN की हुकूमत थी, इन्होंने आलमी अदालत के उस प्रिव्यू को, उस जुरिस्डिक्शन के ऊपर एतराज नहीं लगाया जब कट ऑफ डेट गुजर गई। अब आपको आलमी अदालत के अंदर केस कंटेस्ट करना था। आलमी अदालत का अगर पैरा नंबर डॉक्टर साहब 145 से 149 तक पढ़ लें तो वो कहते हैं कि आपने कुलभूषण को इफेक्टिव जो है वो रिव्यू का राइट आपने फराहम करना है। उसके लिए पाकिस्तान के कानून में कोई ICJ की जजमेंट है ना, ICJ की जजमेंट है। अब ICJ की जजमेंट का मतलब ये है कि आप एक जिम्मेदार रियासत हैं, दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात हैं, अगर हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो आपके ऊपर भारत प्रोपेगेंडा करेगा, भारत पाबंदियां लगवाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान को कहेगा ये लोग सुन तो लेना। उनका सवाल था, आपने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया ना, लेकिन इस मामले के ऊपर पता इनको भी है, लेकिन इसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कोई NRO नहीं है, अदालत में जाएगा। आज भी हम समझते हैं कुलभूषण जो है वो जासूस है, उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं और हमारा केस मौजूद है। बजट के जहां तक रह गई बात बजट की, बजट के हवाले से कोई मिनी बिल नहीं आएगा, ठीक है, और हमने तमाम तर अपनी कैलकुलेशंस रेवेन्यू के हवाले से भी की हैं। हमने आप ये देखें ना कि हमने सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया, ठीक है, हमने जो है वो किसी किस्म की कोई ड्यूटीज नहीं बढ़ाई, हमने 216 अरब रुपया रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स वापस किए, रिफंड रोक के हमने ग्रोथ नहीं दिखाई। आप देखें इवन हमारी इंपोर्ट्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, हमने $60 बिलियन इंपोर्ट पे पैसे नहीं लिए, जो है वो फूड इन्फ्लेशन। जहां तक रह गई बात, देखें यहाँ पर इस बजट में फूड सिक्योरिटी के लिए खास तौर के ऊपर पैसे रखे गए हैं, चाहे वो हमारी चावल, गन्ने की, गंदम की, मकई की, कपास की, ये जो हमारी फसलें हैं इनके लिए पैसे रखे गए हैं, इनकी सीड के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, कोल्ड स्टोरेज को जो है वो हम पैसे फराहम करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फूड सिक्योरिटी का जो इशू है उसको ख़त्म कर सकें। इसके अलावा आप ये देखें कि जो हमने अपना सोशल सेक्टर के अंदर प्रोग्राम लेके रहे, जिसका नाम जो है वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, 60 लाख खानदानों को हम जो है वो निचली सतह से ऊपर उठाने लगे हैं। 5 लाख रुपया इनको कर्ज फराहम करेंगे छोटा कारोबार शुरू करने के लिए, 20 लाख रुपया इनको देंगे घर बनाने के लिए, हेल्थ कार्ड मैंडेटरी करेंगे, इनको जो है वो टेक्निकल एजुकेशन देके अपने पांव के ऊपर देखिए मिनी बजट नहीं आ रहा, ये वादे प्रोग्राम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक मिनी बजट वाला और एक IMF वाला। डॉक्टर मुसद्दिक साहब इस साल जो है आप ये देख लें, इस साल जो है ये पूरा फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, कोई मिनी बजट हम नहीं लेकर डॉक्टर साहब ये दो इशू, और आप देखें कि हमारा डेट टू GDP रेशो जो है वो भी नीचे आया है, और ये तमाम आलमी इदारे इस चीज को देखते हैं, वो हमारा 83% के ऊपर जो है वो आ गया है। हमने जो अपना टैक्स टू GDP रेशो है वो भी हमारा 10% के ऊपर है, ये गवर्नमेंट बढ़ाएंगे। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज अब अपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम POS लेकर आ रहे हैं जो अभी 10,000 दुकानों पर है, 5 लाख मशीनें नहीं लगाएंगे अगले 2 साल के अंदर, जिसमें रिटेलर और होलसेलर जो आपकी इकोनॉमी GDP का 18% है वो अनटैक्सड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक IMF वाला और दूसरा जो है फूड इन्फ्लेशन वाला। आपको लगता है ये दोनों मामलात संभाल लेगी हुकूमत? देखिए पहले तो मैं बताऊं कि जो मेरे भाई का आज कुलभूषण पे बयानी है वही कश्मीर पे है, तो जरा ये नुक्ते जोड़ लें
सकता कि आपको जरा समझ आ जाए इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। और ये जो IMF के मुतालिक भी डॉक्टर साहब कुलभूषण पे किसी दिन मैं फारूक को भी बुला लूंगा, आपको भी बुला लूंगा, मेरे ख्याल एक और हम डिबेट रख लेंगे। और आप तो खुद माशाल्लाह वकील हैं, ये दो जो पॉइंट्स पता है। जी और मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ इस पे मैं खुद बड़ी लंबी बहस कर सकता हूँ, इसलिए किसी और दिन आपको मौका देंगे। अभी IMF और फूड इन्फ्लेशन, मैंने तो कोशिश यही की थी कि आप डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन चलें किसी दिन और कर लेंगे। देखिए बात ये है, देखिए कल इन्होंने कहा अपने जितने भी ऐलान आ रहे हैं, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डेवलपमेंट हो रही है GDP में। तो फिर ये फूड सिक्योरिटी किसके लिए चाहिए? किसी और मुल्क के लोगों के लिए चाहिए? एक गरीब आदमी की जिंदगी के अंदर आपने पहले साल के अंदर दही इलाकों की फूड इन्फ्लेशन 94% बढ़ी, यानी गरीब तरीन लोग जो हमारे मुल्क की मेजॉरिटी है जो दही इलाकों में रहती है, पहले साल में इनकी हुकूमत के 94% फूड इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह बढ़ी। हर साल डबल डिजिट्स के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है, फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में आ रही है। आप मुझे ये बताएं, आप छोड़ें इन बातों को, मैं आपको बेशुमार इशारे में आपको बता सकता हूँ कि हमारे ज़माने में GDP ग्रोथ कितनी थी और इनकी कितनी है, और इन्होंने पहले साल भी गलत रिपोर्टिंग की और हमारा इनकी अपनी जो कमेटी है उसने इस साल भी इनकी GDP ग्रोथ पे एतराज़ात उठाए। उसको छोड़ दें, कैमरा घुमाएं अपने सामने। ये जो 20-20, 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपए कमाने वाले लोग हैं, जरा इनसे पूछ लें कि ये जितनी बातें कर रहे हैं क्या इन लोगों की जिंदगी आसान हुई है? क्या ये अपने बच्चों को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से? डॉक्टर साहब ये जो कहा जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन इस वजह से है कि एक तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं और फिर दूसरा क्योंकि बाहर कीमतें बढ़ रही हैं तो इस वजह से यहां पर भी फूड इन्फ्लेशन। अच्छा, इस पॉइंट को एड्रेस कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। मैं जरा आपसे भी और नफीसा शाह साहब से भी ये महंगाई वाला जो इशू है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर जरा आप दोनों की राय में लूंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है, नफीसा शाह साहब टाइम कम है। हुकूमत का ये कहना कि हम कंट्रोल कर लेंगे, मेशत संभल चुकी है, महंगाई भी अब काबू में आ जाएगी, आपको लगता है ऐसा होगा आने वाले दिनों में? वेरी ब्रीफली जी। देखिए मैं सिर्फ इन्होंने जो इतनी सब बात दिखाएंगे, हमने गरीबों के लिए 60 लाख लोग ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम जो है आएगा, उसके हवाले से ये कहूँगी कि इनका जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था IMF का, उसके नतीजे में जो महंगाई हुई, जो बेरोज़गारी हुई, जो रुपए की कदर जो गिरी है, उसका जो बोझ है, और ये हकीकत है, उस सारे प्रोग्राम का बोझ, अमीरों को उन्होंने एमनेस्टियाँ दी हैं, दर्जनों एमनेस्टियाँ, उसका बोझ गरीब के कंधे पर आया है। कितने गरीब बेरोजगार हुए हैं, कितने गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए। इनके पास अगर डेटा है तो ये छुपा रहे हैं। पहली दफा ये हुआ है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में गुर्बत का कोई डेटा नहीं है। तो पहले तो हमें बताएं आपने गरीब कितने क्रिएट किए हैं, उसके बाद आप बताएं ना कि ये कितनी ये जो मलम पट्टी आपने रखी हुई है उसका क्या फायदा होगा। तमाम नौकरियां आ गई। अच्छा ठीक है, मैं फारूक हबीब साहब, देखें अब ये बैलेंस है आपको एक बनाना है, महंगाई में कमी, IMF प्रोग्राम भी आपने चलाना है और ये नए टैक्सेस भी नहीं लगाने। आपको मैं रहमान एक बात बताऊं, फूड इन्फ्लेशन मेरा ख्याल है सबसे नहीं रहमान फूड इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं। फूड इन्फ्लेशन का इशू ये है कि UN की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ें, 40% महंगाई दुनिया पिछले 10 साल से ज्यादा इस साल हुई है, इतने 10 सालों में नहीं हुई। फिर PMLN के जो 5 साल थे स्टेबल थी इंटरनेशनल प्राइसेस। ये फूड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद चार्ट बना के भेजा। सर मैं बड़ा नालायक सा तालिब इल्म हूं, कुछ चीजें तो आप बाहर से मंगवा लें, देखें उन पे कह दें कि ये बाहर गाड़ी है, मगर सब्जियां सुन तो लेना, ये चीजें क्यों महंगी हो रही हैं? वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, उसी के ऊपर हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि यहाँ पर इजाफी हो। खुर्दनी तेल आप सारा बाहर से मंगवाते हैं, 124% दुनिया में उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, 70% दालें आप बाहर से बुलाते हैं। ये सच तो हम बताएं। दूसरा ये है कि सूबों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने काम करना है। ये नहीं हो सकता कि नॉर्थ नाज़माबाद में चीज़ 100 रुपये में बिक रही है, लांडी के अंदर जो है वो 150 रुपये में बिक रही है। वो सूबाई अमलदारी ने काम करना है। सेकेंडली जो आप बात कर रहे थे यहाँ पर हमारी अभी इन्होंने बात की उसके हवाले से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि हमने इनकम में इजाफा किया है। पर कैपिटा इनकम 1,86,000 से 2,46,000 पे, और जो तरसीलाते ज़र आए हैं रहमान उनमें